नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल क्लियर कॉन्सेप्ट पर। हम बढ़ रहे हैं साउंडर्स एंड क्लिक्स 9th एडिशन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का ऑन्कोलॉजी और ह्यूमेटोलॉजी जो यूनिट है उसका हमारा टॉपिक रहेगा। कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वो सॉल्व करवाऊँगा आपके लिए मैं। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कि क्वेश्चन जो आंसर के बीच के जो गैप होता है ना, उस गैप को हम रेशनल या फिर कॉन्सेप्ट बोलते हैं। आज इसी रेशनल या कॉन्सेप्ट पर मैं पकड़ बनाने वाला हूँ। जब आपकी पकड़ या कमांड रेशनल और कॉन्सेप्ट पे आएगी ना, तो आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। कन्फ्यूजन से आप कॉन्फिडेंस की तरफ जाओगे। तो मैं हर एक क्वेश्चन का रेशनल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर तो डायरेक्ट आता है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला जाता है वो एक कला है। वो कला मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज इस वीडियो में, तो बने रहिए ज़रूर इस वीडियो के लास्ट तक। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है भाई साहब कि द नर्स रिव्यूइंग द लेबोरेटरी रिजल्ट्स of a client diagnosed with multiple myeloma, which would the nurse expect to note specifically in this disorder? कि मल्टीपल माइलोमा वाले पेशेंट की आप लैब रिपोर्ट देख रहे हो। अब नर्स होने के नाते इस डिसऑर्डर में कौन सी एक स्पेसिफिक चीज़ है जिसको नोट करना चाहोगे, आप नोट करनी है। तो उसमें ऑप्शन दे रखा है इंक्रीज कैल्शियम लेवल, इंक्रीज्ड वाइट ब्लड सेल, डिक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है डिक्रीज नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल इन द बोन मैरो। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो क्वेश्चन और आंसर के बीच की जो स्टोरी गैप है उसको आज हम समझने वाले हैं। ये अगर आपने जो क्वेश्चन और आंसर के बीच की जो स्टोरी समझ ली ना, तो चाहे कितना भी बड़ा कठिन क्वेश्चन क्यों ना आ जाए एग्जाम में, आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे। और आपकी पकड़ अगर रेशनल पर आ गई ना, कॉन्सेप्ट पर आ गई ना, तो एनक्लेस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है ना, जो आप इजी से पास आउट कर लोगे। और नेगेटिव मार्किंग जो ये रेशनल और जो कॉन्सेप्ट है ना, ये नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करता है। अगर आपकी पकड़ इस पर बनी है ना, तो ये नेगेटिव मार्किंग होने से रोकेगा आपको और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएगा। कॉन्फिडेंस जब भी आएगा जब आप क्वेश्चन और बीच जो आंसर के जो बीच की स्टोरी है ना, उसको आप अच्छी तरीके से समझ लोगे और अच्छी तरीके से कुछ स्टोरी के ऊपर डिमांड कर लोगे ना, तो आप ज़रूर ही सफल होगे। सफल एक दिन में नहीं होते, लेकिन एक दिन ज़रूर सफल होते हैं। कि आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपके लिए कुछ लाइन्स लेकर आया हूँ मैं, कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं सबसे पहले इसकी स्टोरी। हमने पढ़ा था भाई साहब कि मल्टीपल माइलोमा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ये बोलता है कि मल्टीपल माइलोमा के अंदर प्लाज्मा सेल इंक्रीज हो जाती है और इंक्रीज होकर मैलिग्नेंट हो जाती है। मैलिग्नेंट होकर ये बोन मैरो के अंदर एंटर करती है, यानी ये बोन है हमारी, बोन के अंदर एंटर करेगी प्लाज्मा सेल्स, यानी प्लाज्मा सेल का नंबर बढ़ गया मल्टीपल माइलोमा के अंदर। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ऐसा कहता है हमको।
बोन के अंदर एंटर करते हैं। और हमने पढ़ा है कि बोन के अंदर दो मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस। जब प्लाज्मा सेल बोन के अंदर एंटर करती है तो वहाँ पर ट्यूमर का फॉर्मेशन करती है। तो जो बोन के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस है वो रिलीज होकर ये हमारे ब्लड स्ट्रीम है इसके अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। उस सिचुएशन को हम हाइपर कैल्शियमिया बोलते हैं, यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। उस सिचुएशन को हम हाइपर कैल्शियमिया बोलते हैं। और आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले, यानी एमक्लेस का एक क्वेश्चन नहीं है, ये 15 से 20 क्वेश्चन है। और आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले आपको कि मल्टीपल माइलोमा वाला की लैब रिपोर्ट में कौन सा एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा, तो आंसर जाएगा आपका हाइपर कैल्शियमिया। और हमको भी लैब रिपोर्ट में कैल्शियम लेवल बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि मल्टीपल माइलोमा कौन से सेल की डिजीज़ है, तो आंसर जाएगा मल्टीपल माइलोमा। और बोन मेरो मैलिग्नेंसी पूछ ले तो आंसर जाएगा ल्यूकेमिया, यानी बोन मेरो मैलिग्नेंसी आंसर गोज टू ल्यूकेमिया। और बोन मैलिग्नेंसी तो मल्टीपल माइलोमा, और प्लाज्मा सेल मैलिग्नेंसी पूछे तो आंसर जाएगा मल्टीपल माइलोमा। और विच ऑफ द फॉलोइंग electrolyte imbalance in multiple myeloma, then the answer goes to hypercalcemia. Or which lab report abnormal in multiple myeloma, then again answer goes to hypercalcemia. यह है कि हमने जो पढ़ा था ना वो इसी का सार मैंने लाइनों में लिखा है कि मल्टीपल माइलोमा के अंदर प्लाज्मा सेल इंक्रीज हो जाती है, बोन मिनरल के अंदर एनीमिया हो जाता है। और हाइपर कैल्शियमिया क्यों होता है कि जो बोन के अंदर जो कैल्शियम होता है ना उसके अंदर अगर ट्यूमर फॉर्म होती है तो बोन से कैल्शियम रिलीज हो जाता है, और वो कैल्शियम रिलीज होकर ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, वहाँ पर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, यानी CBL कैल्शियम ब्लड लेवल इंक्रीज हो जाता है। उस सिचुएशन को हम हाइपर कैल्शियमिया बोलते हैं। और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल बढ़ जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है हमने पढ़ा है भाई साहब कि बोन के अंदर जब ट्यूमर फॉर्म होती है तो बोन से कैल्शियम और फॉस्फोरस रिलीज होते हैं, और बोन की जो सरफेस होती है ना वो फ्रेजाइल हो जाती है, फ्रेजाइल होकर ऑस्टियोपोरोटिक हो जाती है। और ये यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि ऑस्टियोपोरोसिस कौन सी डिजीज़ का कॉम्प्लिकेशन है, तो पहला ऑप्शन है हमारा ल्यूकेमिया, सेकंड ऑप्शन है रीनल डिजीज क्रोनिक रीनल फेलियर, और थर्ड ऑप्शन है मल्टीपल माइलोमा, और फोर्थ ऑप्शन है हॉडकिंस डिजीज। तो आपका आंसर आएगा मल्टीपल माइलोमा। क्यों गया आंसर, क्यों हमने पढ़ा था कि जब प्लाज्मा सेल मैलिग्नेंट होकर बोन के अंदर एंटर करती है वहाँ पर ट्यूमर का फॉर्मेशन करती है, तो वहाँ से कैल्शियम और फॉस्फोरस रिलीज होकर ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, और जो बोन की जो सरफेस होती है ना वो फ्रेजाइल हो जाती है, यानी ऑस्टियोपोरोटिक हो जाती है। इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस मल्टीपल माइलोमा का कॉम्प्लिकेशन है। तो वापस हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन ये बोल रहा था कि हमको कि आपके पास मल्टीपल माइलोमा वाला पेशेंट है, उसकी लैब रिपोर्ट आप देख रहे हो, नर्स होने के नाते कौन सी स्पेसिफिक चीज़ को या कौन से स्पेसिफिक नोट करोगे इस डिसऑर्डर के अंदर, तो पहला ही ऑप्शन हमारा राइट जा रहा है कि इंक्रीज कैल्शियम लेवल। पहला ऑप्शन ही हमारा राइट जा रहा है, इंक्रीज कैल्शियम लेवल। यहाँ पर भी नहीं रुकना है हमको, आगे वाले ऑप्शन भी देखने हैं कि इंक्रीज वाइट ब्लड सेल लेवल। नहीं, वाइट ब्लड सेल लेवल नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पर ब्लड सेल यानी जो प्लाज्मा सेल है ना वो इंक्रीज हो रही थी। ऑप्शन थर्ड क्या बोल रहा है कि डिक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। भाई साहब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन डिक्रीज नहीं होता है, इलेवेट होता है, यानी इंक्रीज होता है। और फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है कि डिक्रीज नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल इन बोन मेरो ना, सरासर झूठ बोल रहा है कि बोन मेरो के अंदर प्लाज्मा सेल इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए हमारा पहला ऑप्शन जाएगा करेक्ट है।
इंक्रीज कैल्शियम लेवल। जो मैंने क्वेश्चन और आंसर के बीच की जो स्टोरी बनाई है ना, स्टोरी आपको जो बताई है ना, वो अगर आप हर एक क्वेश्चन के स्टोरी ऐसे बनाना सीख जाओगे ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको कितना भी बड़ा कठिन क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप उसको मिनटों में सॉल्व कर दोगे, सेकंडों में सॉल्व कर दोगे। और इंग्लिश बेस जो इंग्लिश के पर आधारित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, आप उसके अंदर बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लोगे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा। The nurse is creating a plan of care for a client with multiple myeloma and include which priority intervention in the plan। यानी आप मल्टीपल माइलोमा वाले पेशेंट के लिए एक केयर प्लान बना रहे हो, तो उस केयर प्लान में कौन सा प्रायोरिटी इंटरवेंशन के रूप में आप इंक्लूड करना चाहोगे। पहला ऑप्शन है एनकरेजिंग फ्लूइड्स, सेकंड ऑप्शन है प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंट ओरल केयर, थर्ड ऑप्शन है कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग, फोर्थ ऑप्शन है मॉनिटरिंग द रेड ब्लड सेल काउंट। तो चलते हैं क्वेश्चन और उसके आंसर के बीच की स्टोरी देखते हैं। भाई साहब, हमने पढ़ा था कि मल्टीपल माइलोमा को हम बोन मैलिग्नेंसी के रूप में जानते हैं या बोन मैलिग्नेंसी के नाम से जानते हैं, और उसका दूसरा नाम है प्लाज्मा सेल मैलिग्नेंसी। हमने पढ़ा था कि बोन के अंदर माइलोमा का फॉर्मेशन होता है, यानी बोन ट्यूमर को हम माइलोमा बोलते हैं। जब बोन के अंदर ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है तब कैल्शियम रिलीज होता है वहाँ से, और ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, हाइपर कैल्शियमिया वाली कंडीशन देखने को मिलती है, यानी CBL इंक्रीज हो जाता है। और हमने पढ़ा था कि हाइपर कैल्शियमिया बिना मेडिकेशन दिए हाइपर कैल्शियमिया को आप कैसे सॉल्व करोगे, हाइपर कैल्शियमिया वाली प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे बिना मेडिकेशन दिए। तो सर वी वांट इंक्रीज फ्लूइड इंटेक, यानी हमको क्या करना कि हाइपर कैल्शियमिया है वाले पेशेंट को फ्लूइड इंटेक इंक्रीज कर देना। कितना करना, अप टू 2 लीटर, यानी 2 लीटर के आसपास फ्लूइड इंटेक बढ़ा देना उसका। फ्लूइड इंटेक बढ़ाने से क्या होगा वैसा, फ्लूइड इंटेक बढ़ाने से क्या होगा, उसका यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। यूरिन आउटपुट क्यों बढ़ाना है, क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि जो ब्लड कैल्शियम लेवल है, उस तो ब्लड का जो कैल्शियम है उसको एक्सक्रीट करेंगे, यानी बॉडी से बाहर निकालेंगे, और क्या करेंगे कि डाइल्यूट करेंगे ब्लड कैल्शियम लेवल को। ये हम क्यों करें, जो ब्लड के जो अंदर जो कैल्शियम लेवल है ना, बॉडी का सीरम कैल्शियम लेवल उसको मेंटेन कर सके, इसीलिए हमको उस पेशेंट को 1 से 1.5 लीटर यूरिन आउटपुट हम मेंटेन करवाएंगे, उसका फ्लूइड इंटेक बढ़ा देंगे, ये स्टोरी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है लाइंस के अंदर। ये हाइपरकैल्सीमिया caused by bone destruction is the priority concern in the client with multiple myeloma, यानी मल्टीपल माइलोमा वाले पेशेंट को हाइपरकैल्सीमिया की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए नर्स को फ्लूइड एडमिनिस्टर करने एडिक्वेट अमाउंट में ज़रूरत होती है, और उसका यूरिन आउटपुट पर डे 1 से 2 लीटर मेंटेन करना होता है हमको, इसीलिए हमको 2 से 3 लीटर फ्लूइड इंटेक बढ़ाने की ज़रूरत होती है पर डे। और ये फ्लूइड क्यों नीड होती है कि सिर्फ उसको डाइल्यूट भी नहीं करे, जो कैल्शियम ओवरलोड हुआ था बॉडी के अंदर उसको डाइल्यूट भी ना करे, और जो हमारे जो डाइल्यूट ना करे उसको डाइल्यूट, और क्या फंक्शन होता है कि भाई साहब ये जो रीनल ट्यूबल्स के अंदर जो प्रोटीन होती है ना, वो उसमें अंदर जमे नहीं, रीनल कैल्कुलाई का फॉर्मेशन ना हो, रीनल स्टोन ना बने, इसीलिए हम फ्लूइड इंटेक बढ़ाते हैं। और ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 में भी कंपोनेंट ऑफ द केयर प्लान हो सकते हैं, लेकिन ये प्रायोरिटी इंटरवेंशन नहीं। तो वापस हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
क्वेश्चन बोला था भाई साहब, क्वेश्चन बोला था कि आप एक केयर प्लान बना रहे हो, मल्टीपल माइलोमा वाले पेशेंट है, तो उस केयर प्लान के अंदर कौन सा प्रायोरिटी इंटरवेंशन आप इंक्लूड करोगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंक्रीजिंग फ्लूइड यानी फ्लूइड बढ़ा देना, यानी फ्लूइड इंटेक बढ़ा देना। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही राइट हो रहा है अभी फिलहाल तो। और ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंट ओरल केयर, नहीं। ऑप्शन नंबर फोर्थ, थर्ड, कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग, नो। ऑप्शन नंबर फोर्थ, मॉनिटरिंग द रेड ब्लड सेल काउंट, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। ये केयर प्लान का कंपोनेंट हो सकता है लेकिन प्रायोरिटी इंटरवेंशन नहीं होगा। प्रायोरिटी इंटरवेंशन सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड इंटेक बढ़ाना होगा, यानी इंक्रीज फ्लूइड इंटेक। ऑप्शन नंबर देयर इज ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन caring for a client with cervical cancer who has a internal radiation implant, the nurse would observe which principle, select all that apply। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई साहब एक सर्वाइकल क्लाइंट वाला पेशेंट है जिसकी आप केयर कर रहे हो, उसको इंटरनल रेडिएशन इम्प्लांट लगा हुआ है। आप नर्स होने के नाते कौन से प्रिंसिपल को ऑब्जर्व करोगे और जो सभी अप्लाई हो रहे हैं उसको सेलेक्ट करो। तो चलते हैं इसके उस क्वेश्चन को समझने की, जो इसके क्वेश्चन और आंसर के बीच के जो गैप है ना उसकी स्टोरी समझते हैं हम। रेडिएशन थेरेपी दो प्रकार से दी जाती है, हमने पढ़ा है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हमने पढ़ा है कि रेडिएशन थेरेपी को दो प्रकार से दिया जाता है। जब रेडिएशन का सोर्स पेशेंट की बॉडी से आउटसाइड हो तब उसको हम एक्सटर्नल रेडिएशन या फिर टेलीथेरेपी के नाम से जानते हैं। जब और सेकंड मेथड है इसका अंदर कि पेशेंट की बॉडी के अंदर ही जब रेडिएशन का सोर्स हो तब उसको हम इंटरनल रेडिएशन या फिर ब्रेकीथेरेपी के नाम से जाना जाता है। और ब्रेकीथेरेपी दो प्रकार से दी जाती है, एक ओरल सॉल्यूशन या फिर आईवी द्वारा, जिसको हम अनसील्ड रेडिएशन कहते हैं। और इसके अनसील्ड रेडिएशन जो पेशेंट के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ना वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं, यानी पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। और सेकंड मेथड है इंटरनल रेडिएशन का, वो आता है इम्प्लांट वाले केस में पेशेंट की बॉडी इम्प्लांट वाले केस को हम शील्ड रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं। और इस केस के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं ना वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। और रेडिएशन जब हम केयर करते हैं ना तो सबसे पहले हमको पेशेंट को प्राइवेट रूम प्रोवाइड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि पेशेंट की बॉडी रेडिएशन को इमिट करती है और हम पेशेंट के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं। इसीलिए हमको पेशेंट के जब भी मेडिकेशन और अदर केयर देता है ना तो पर शिफ्ट हमको 30 मिनट से ज़्यादा पेशेंट को नहीं देने होते हैं, यानी 30 मिनट से ज़्यादा हम पेशेंट के साथ स्पेंड नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैक्सिमम टाइमिंग रहेगी 30 मिनट पर शिफ्ट रहेगी। और पेशेंट को प्राइवेट बात देंगे और जब भी आप पेशेंट के रूम में एंटर करो ना तब आपको लेड शील्डिंग एप्रॉन पहनकर ही जाना चाहिए और उसके साथ डोसीमीटर लगा कर जाना चाहिए, एप्रॉन के ऊपर पहन के जाना चाहिए। और जो 16 साल से छोटे बच्चे यानी 16 साल से जो यंगर चिल्ड्रन हैं और प्रेग्नेंट लेडी को पेशेंट के रूम में अलाउ नहीं करना चाहिए। एक बार वापस बता रहा हूँ कि पेशेंट को प्राइवेट रूम प्रोवाइड करना चाहिए, प्राइवेट रूम में रखना चाहिए। और पेशेंट की बॉडी रेडिएशन इमिट करती है, इसीलिए हमको मैक्सिमम टाइम मेडिकेशन और अदर केयर के अंदर 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर शिफ्ट। और पेशेंट को प्राइवेट बात देनी चाहिए। और लेड शील्डिंग एप्रॉन, जब भी आप पेशेंट के रूम में एंटर करो तो आपको लेड शील्डिंग एप्रॉन पहनकर जाना चाहिए। और फिर
पेन कर देना चाहिए साथ में। और जितने भी 16 साल से छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट लेडी को पेशेंट के रूप में अलाउ नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो मैंने इसको लाइनों में लिखने की कोशिश की, तो लाइनें देखते हैं सबसे पहले कि इसकी थ्योरी के रूप में कैसी लाइन बनती है। The time that the nurse spent in the room of the client with the internal radiation implant is 30 मिनट पर शिफ्ट। मैंने ये बताया कि 30 मिनट ही क्यों लगते हैं, क्योंकि पेशेंट की बॉडी रेडिएशन इमिट करती है, इसीलिए पर शिफ्ट हमको 30 मिनट से ज़्यादा पेशेंट के साथ नहीं रहना चाहिए। वो पेशेंट को प्राइवेट रूम और प्राइवेट बाथ के साथ रखना चाहिए। ये लाइन भी मैंने बता दी आपको, पेशेंट जो रेडिएशन कैरियर के अंदर बता दी मैंने आपको। और लेड शील्डिंग एप्रॉन क्या करता है कि जो रेडिएशन ट्रांसमिशन है उसको रोकता है, इसीलिए हमको लेड शील्डिंग एप्रॉन पहन कर देना चाहिए। उसके साथ डोसीमीटर फिल्म बेस्ड भी पहनना चाहिए। ये क्या करेगा कि पेशेंट की बॉडी कितनी रेडिएशन इमिट कर रही है उसको मेजर करता है डोसीमीटर, इसीलिए हमको पहन के जाना चाहिए लेड शील्डिंग एप्रॉन के ऊपर। और जितने भी चिल्ड्रन यंगर देन 16 years of age and pregnant individuals are not allowed in the patient room। यहाँ पर सख्त मना कर दिया इसने कि जितने भी 16 साल से छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट लेडी को अलाउ नहीं करना चाहिए। तो वापस हम चलते क्वेश्चन क्या बोला था कि क्वेश्चन ये बोला था कि सर्वाइकल कैंसर वाली रेडिएशन इम्प्लांट लगा हुआ है, सर्वाइकल कैंसर वाले पेशेंट के इंटरनल रेडिएशन इम्प्लांट लगा हुआ है। तो आप नर्स होने के नाते कौन से प्रिंसिपल को ऑब्जर्व करोगे? और सेलेक्ट ऑल डेट अप्लाई, यानी सटा वाला क्वेश्चन है, मल्टीपल रेस्पॉन्स वाला क्वेश्चन है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि आप इसको सोल्व कर लोगे ना जरूर आपको कन्फ्यूजन से कॉन्फिडेंस आएगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपको बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आएगा। तो चलते इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला बोल रहा है भाई साहब, ऑप्शन नंबर पहला बोला है लिमिटिंग द टाइम विथ द क्लाइंट टू 1 आवर पर शिफ्ट है ना भाई साहब। ये क्या कह रहा है कि 1 आवर नहीं, हमको मैक्सिमम 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देने हैं, मैक्सिमम 30 मिनट से ज़्यादा हमको पर शिफ्ट नहीं देने हैं भाई साहब, 30 मिनट से ज़्यादा। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है, पहला ऑप्शन तो डायरेक्ट ही रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन बोला कीपिंग प्रेग्नेंट पर्सन आउट ऑफ द क्लाइंट्स रूम। हाँ, सेकंड ऑप्शन से बोल रहा है, पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या बोला, कीपिंग द प्रेग्नेंट पर्सन आउट ऑफ द क्लाइंट्स रूम। ये ऐसे ही बोल रहा है भाई साहब, ये बोल रहा है कि जो प्रेग्नेंट पर्सन या लेडीज़ होती है ना उसको क्लाइंट के रूम से दूर रखना चाहिए। थर्ड ऑप्शन बोला प्लेसिंग द क्लाइंट इन ए प्राइवेट रूम विथ प्राइवेट बाथ। ये भी बात सही बोल रहा है भाई साहब, ये कह रहा है कि क्लाइंट को प्राइवेट रूम और प्राइवेट बाथ के साथ रखना चाहिए। और ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है वेयरिंग ए लेड शील्ड व्हेन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट क्लाइंट केयर, यानी जब आप पेशेंट को डायरेक्ट क्लाइंट केयर दे रहे हो तो आपको लेड शील्ड एप्रॉन पहनना चाहिए। हाँ, ये ऑप्शन भी सही बोल रहा है। ऑप्शन नंबर 5 क्या बोल रहा है, रिमूविंग द डोसीमीटर फिल्म बेस्ड व्हेन एंटरिंग द क्लाइंट रूम। ये ऑप्शन नंबर गलत बोल रहा है। ये कह रहा है कि भाई साहब जब आप पेशेंट के रूम में एंटर कर रहे हो तो आप डोसीमीटर रिमूव करके देना चाहिए, नहीं, डोसीमीटर पहन कर देना चाहिए हमको। और ऑप्शन नंबर 6 क्या बोला, अलाउिंग इंडिविजुअल्स यंगर देन 16 ईयर ओल्ड इन द रूम एज लॉन्ग एज दे आर 6 फीट अवे फ्रॉम द क्लाइंट रूम। ना भाई साहब, अगर ये कह रहा है कि अलाउ करना चाहिए 16 ईयर ओल्ड वाले जितने भी यंगर देन चाइल्ड होता है ना उसको, चाहे वो 6 फीट भी दूर खड़े क्यों ना हो, उसको अलाउ नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 6 भी गलत बोल रहा है। तो हमारा राइट ऑप्शन जाएगा आज का हमारा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 ये इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर रहेगा 2, 3, 4। तो आज के लिए इतना ही, और बने रहिए हमारे वीडियो में और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। ऑल क्लियर कॉन्सेप्ट वालों का वादा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। जय श्री राम।